हाय गाइस, आज हम लोग स्टडी करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 53 जो कि दंडों के विषय में बात करता है, जो कि पनिशमेंट के विषय में बात करता है। यानी कि कोर्ट के समक्ष किसी अपराधी के दोष सिद्धि के उपरांत कोर्ट को क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, किन किन तरीकों की सज़ा कोर्ट के द्वारा उस अपराधी व्यक्ति को दी जा सकती है। आइए उस पर चर्चा करते हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ है पनिशमेंट के ऊपर, उस पर भी प्रकाश डालते हैं। सजा एक ऐसी चीज होती है जो कोर्ट के समक्ष यदि किसी अपराधी के ऊपर जो अपराध यानी कि जो अभियोग लगाया जाता है, यदि माननीय न्यायालय के समक्ष उसकी दोष सिद्धि हो जाती है, कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इस अपराधी व्यक्ति के द्वारा वह अपराध कारित किया गया है, तब जो है वो किस किस तरीके का दंड अपराधी को देने के लिए एम्पावर्ड होती है, क्या क्या दंड दे सकती है। पहले दंडों का वर्गीकरण किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में। तो आइए उस वर्गीकरण को समझते हैं कि भारतीय न्यायालय के द्वारा किस किस तरीके का दंड दिया जा सकता है एक अपराधी के दोष सिद्धि के उपरांत, एक अपराध के दोष सिद्धि के उपरांत। तो आइए चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 53। धारा 53 पनिशमेंट की बात करता है, दंड की बात करता है। 5 तरीके का दंड जो है इसमें प्रिस्क्राइब है, 5 तरीके का दंड दिया गया है। आइए उन 5 तरीकों के दंडों को समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53 ऑफ द इंडियन पेनल कोड, द फर्स्ट जो है सजा जो दी जा सकती है वह डेथ यानी कि मृत्यु दंड की सजा कोर्ट देने के लिए एम्पावर्ड है। दूसरी सजा जो दी जा सकती है वह इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि आजीवन कारावास की सजा होती है। तीसरा रिपील्ड है, जो ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ था 1949 में, इसे संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगली सजा जो होती है वह इम्प्रिजनमेंट होती है यानी कि कारावास। कारावास 2 तरीके का होता है, एक रिजरस इम्प्रिजनमेंट होता है, दूसरा सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है। रिजरस इम्प्रिजनमेंट में जब सजा दी जाती है तब अपराधी व्यक्ति से कठोर कार्य कराया जाता है, जेल में उसे कार्य करना पड़ता है, जबकि सिंपल कारावास में उसे काम नहीं करना पड़ता है, उससे जो है कठोर परिश्रम नहीं कराया जाता है। 5वीं जो सजा दी जा सकती है वह है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर ले। और जो छठा यानी कि जो डिलीट होने के बाद अब 5वें नंबर पे शिफ्ट हो गया है वह जो है फाइन है, यानी कि कोर्ट को यह अधिकार होता है कि वह अपराधी व्यक्ति के ऊपर फाइन अर्थात जुर्माना भी लगा सके। तो इस तरीके से कुल 5 तरीके के दंड जो है आज की डेट में एग्जिस्ट करते हैं। पहला डेथ, दूसरा इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, चौथा फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 5वां फाइन। आइए समझते हैं डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु दंड क्या होता है। डेथ सेंटेंस इज नॉट डिफाइंड बट सिंपली इट्स मीन्स दैट एंड ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की समाप्ति। कहने का मतलब यह है कि मृत्यु दंड को भारतीय दंड संहिता में या किसी अन्य अधिनियम में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है कि मृत्यु दंड क्या होता है, लेकिन यदि इसका साधारण मतलब निकाला जाए तो मृत्यु दंड का मतलब होता है उसके जीवन की समाप्ति। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र करना यहाँ जरूरी है। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है कि लाइफ ऑफ जो है पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोटेक्शन करता है। उसमें किसी व्यक्ति को जो है फंडामेंटल राइट होता है कि वह उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उसकी दैहिक स्वतंत्रता जो है सुरक्षित रहे। तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। According to Article 21 of the Indian Constitution, no person shall be deprived
of his life or personal liberty except according to procedure established by law। यानी कि यदि किसी व्यक्ति के आप जीवन, उसके दैहिक स्वतंत्रता को छीन रहे हैं तो आप ऐसे ही नहीं छीन सकते हैं, उसके लिए जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत ही जो है आप उसके जीवन को, उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ और उसकी लिबर्टी को इनक्रोच करने का, उसे परेशान करने का, उसे छीनने का। आइए समझते हैं डेथ सेंटेंस इन इंडियन पेनल कोड, यानी कि भारतीय दंड संहिता के किन किन धाराओं में मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि यदि कौन कौन सा अपराध किस किस धारा के तहत कोई अपराधी अपराध करता है तब उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। तो भारतीय दंड संहिता की कुछ धाराओं को आइए समझते हैं, जिसमें यदि अपराधी दोषी पाया जाता है तो माननीय न्यायालय के द्वारा उसे मृत्यु दंड की सजा भी दी जा सकती है। इस क्रम में पहला जो धारा है, पहली धारा वह है 121, यानी कि 121 के तहत यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 132 के तहत यदि कोई अपराधी अपराध करता है तो उसे मृत्यु दंड दिया जा सकता है। 194 के तहत, धारा 302 के तहत, धारा 303, धारा 305, धारा 307, धारा 364 ए, धारा 376 ए, धारा 376 ई, धारा 376 ए बी, धारा 376 डी बी एंड धारा 396 यानी कि 396 और ऐसे धाराओं में यदि किसी अपराधी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है तो उसे मृत्यु दंड तक की सजा माननीय न्यायालय के द्वारा दी जा सकेगी। आइए अब समझते हैं कि कौन कौन सी कोर्ट को यह पावर है कि वह किसी को मृत्यु दंड दे सकती है। तो सबसे पहला कोर्ट अपना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। दूसरा ऑनरेबल हाई कोर्ट है जो किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकता है। तीसरा सेशन कोर्ट, यानी कि सेशन जज को पावर होता है कि वह मृत्यु दंड किसी को दे सके। और चौथा एडिशनल सेशन जज, एडिशनल सेशन कोर्ट को भी यह पावर होता है कि वह किसी अपराधी को मृत्यु दंड दे सके। If the death sentence is passed by session judge और एडिशनल सेशन जज, यानी कि यदि सत्र न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा डेथ सेंटेंस दिया गया है, उस दशा में डेथ सेंटेंस मस्ट बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 366 एंड 368 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। मतलब यदि मृत्यु दंड की सजा सत्र न्यायाधीश या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा दी गई है तब उसकी पुष्टि ऑनरेबल हाई कोर्ट से होनी चाहिए, जो बात करता है धारा 366, 368 दंड प्रक्रिया संहिता में। आइए समझते हैं कि मेथड क्या होता है डेथ सेंटेंस का। तो मेथड ऑफ डेथ सेंटेंस, सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बात करता है कि क्या तरीका होता है डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूट कराने का, यानी कि किसी को मृत्यु दंड कैसे दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 354 सबसेक्शन 5 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, व्हेन एनी पर्सन इज सेंटेंस्ड टू डेथ, द सेंटेंस शैल डायरेक्ट दैट ही बी हैंग्ड बाय द नेक टिल ही इज डेड, यानी कि गर्दन में रस्सी डाल के उसे तब तक लटकाया जाएगा जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है। यह बात करता है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354 का सबसेक्शन 5। आइए अब डेथ सेंटेंस पर कुछ केस लॉ का स्टडी करते हैं। पहला केस है जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी, 1917 का केस है। इन दिस केस इट वाज हेल्ड दैट डेथ सेंटेंस इज कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जगमोहन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था। तो ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि डेथ सेंटेंस असंवैधानिक नहीं है बल्कि डेथ सेंटेंस संवैधानिक है। दूसरा केस बच्चन सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। In this case, it was held that death sentence must be given in rarest of rare case.
बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जब आया तब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे जो है रिफॉर्मेटिव थियरी आने लगी, यानी कि सुधारात्मक जो है सिद्धांत प्रतिपादित किए जाने लगे। और लोगों का यह मत था, जो डेवलप कंट्री थी उनका यह मत था कि अपराधी को भी वह इंसान होता है, उसको मौका मिलना चाहिए कि वह अपने आप में सुधार करे। और मृत्युदंड एक ऐसी सजा है जिसको एग्जीक्यूट यदि करा दिया जाता है, उसको लागू करा दिया जाता है, तब अपराधी की मृत्यु हो जाती है और सुधार की सारी संभावनाएं वहीं खत्म हो जाती है। इसलिए कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि डेथ सेंटेंस अमूमन ऐसे साधारण मामलों में नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ सेंटेंस किसी को दिया जाना चाहिए। दीना उर्फ दीनदयाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983 का केस है। इन दिस केस डेथ बाय हैंगिंग टिल डेथ इज राइट वे टू एग्जीक्यूट द डेथ सेंटेंस, यानी कि इस केस में जो गर्दन में रस्सी डाल के मृत्यु कारित करने तक उसे लटकाने का था, उसको चैलेंज किया गया। इसमें भी जो है कोर्ट के द्वारा यह हेल्ड किया गया कि गर्दन में रस्सी डाल के लटकाना एक संवैधानिक जो है तरीका है, इसके द्वारा जो है किसी अपराधी की मृत्यु कारित की जा सकती है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लछम्मा देवी, इस केस में हेल्ड किया गया कि एग्जीक्यूशन ऑफ डेथ सेंटेंस बाय पब्लिक हैंगिंग इज बार्बरिक एंड वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इवन इफ एनी जेल मैनुअल प्रोवाइड्स फॉर पब्लिक हैंगिंग, यानी कि इसमें जो है लोग जो जनता के समक्ष जो है फांसी देने को रोका गया, इसे बार्बरिक बताया गया और इसे आर्टिकल 21 का वायलेटिव बताया गया, मतलब कि जनता के समक्ष फांसी देने का कार्य नहीं किया जा सकता है। यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वर्सेस लछम्मा देवी के केस में हेल्ड किया गया, उसमें निर्धारित किया गया। आइए समझते हैं कि यदि कोर्ट के द्वारा, ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस किसी अपराधी को दिया जा चुका है, तो उस दशा में अपराधी किसके पास जाए कि उससे जो है उस डेथ सेंटेंस से मुक्ति मिल जाए, उसे माफ़ी मिल जाए। तो पार्डनिंग पावर इन केस ऑफ डेथ, मृत्यु दंड की सजा में जो है माफ़ी मांगने का, उसे जो है किसके पास उसे माफ़ी मांगने के लिए जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 72 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट इज ऑथराइज्ड टू गिव पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस पास्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत कि वह मृत्यु दंड की सजा को माफ़ कर दे। दूसरी सजा का स्टडी हम लोग करते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यानी कि आजीवन कारावास। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स इम्प्रिजनमेंट फॉर होल नेचुरल लाइफ, यानी कि यदि किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है, तो आजीवन कारावास की सजा का तात्पर्य यह होता है कि वह तब तक कारावास में रहेगा जब तक कि उसकी जो है जीवन, उसका लाइफ, उसकी नेचुरल लाइफ, उसका प्राकृतिक जीवन बचा रहता है, तब तक जो है वह जेल में ही रहता है। रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, in this case it was held that life imprisonment means imprisonment till death, यानी कि यदि किसी अपराधी को आजीवन कारावास दिया जा चुका है तो उस दशा में वह तब तक कारावास में रहेगा जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाती है। आइए अब समझते हैं इम्प्रिजनमेंट, यानी कि खाली कारावास। तो इम्प्रिजनमेंट यानी कि कारावास दो तरीके का होता है, रिजरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट। रिजरस इम्प्रिजनमेंट की जब सजा दी जाती है तब जो है उस अपराधी व्यक्ति से, उस बंदी से कठोर श्रम कराया जाता है जेल के अंदर, जबकि सिंपल कारावास, यदि सिंपल इम्प्रिजनमेंट होता है तब उससे कठोर श्रम जेल के अंदर नहीं कराया जाता है।
जैसा कि इमेज में आपको दिख रहा है कि रिजर्व इम्प्रिजनमेंट के जो बंदी हैं, जो कैदी हैं, उनसे जो है विभिन्न तरीके के काम कराए जाते हैं। जैसे जेल में सफाई कराई गई, लकड़ी कटवा दी गई, कहीं कुछ निर्माण कार्य हो रहा है तो उसमें लगा दिया गया। और सिंपल इम्प्रिजनमेंट में ऐसा कुछ उसे बंदी को काम नहीं करना होता है। चौथा दंड है फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि माननीय न्यायालय को यह अधिकार होता है कि वह अपराधी व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर ले। पांचवा है फाइन, यानी कि माननीय न्यायालय को यह भी अधिकार होता है कि वह सजा के रूप में उस अपराधी के ऊपर कुछ जुर्माना लगा दे, कुछ जुर्माना की राशि तय कर दे कि यह जो है आपको कारावास भुगतने के साथ साथ, या कारावास खाली भी जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, लेकिन यदि कारावास के साथ जुर्माना लगा रही है तब यह रहता है कि इतने दिन का कारावास और इतने रुपये आपको जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माने की रकम को राजकोष में जमा किया जाता है, यानी कि यदि माननीय न्यायालय के द्वारा किसी अपराधी पर कुछ जुर्माना लगाया जाता है तो उस जुर्माने की जो रकम होती है वह राजकोष में जमा होती है। किंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत न्यायालय चाहे तो इसे पीड़ित को भी देने का आदेश कर सकती है, यानी कि जरूरी नहीं है कि जो माननीय न्यायालय के द्वारा उस अपराधी पर जुर्माना लगाया जा रहा है वह राजकोष में ही जमा कराया जाए। यदि न्यायालय का मत है कि इस जुर्माने की राशि को पीड़ित को दे दिया जाना चाहिए, तब वह 357 पीड़ित प्रतिकर स्कीम, पीड़ित प्रतिकर योजना लाई गई थी, उसके तहत जो है वह पीड़ित को भी देने का आदेश कर सकती है। उस दशा में जो जुर्माने की राशि अभियुक्त के द्वारा, जो बंदी के द्वारा दी जाएगी, वह राजकोष में न जाके वह पीड़ित के पास चली जाएगी, वह राशि पीड़ित को दे दी जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज स्टडी किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 53 में कितने प्रकार के दंडों का वर्गीकरण किया गया है और उस पर क्या कुछ महत्वपूर्ण केस लॉ थे। तो बहुत बहुत दोस्तों आप सबको धन्यवाद।